बुढ़ापे में अगर लाचार नहीं रहना चाहते तो जवानी में ये 3 बातें गुप्त रखो। दोस्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे कड़वे सच का सामना करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम अपनी जवानी के जोश में पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बुढ़ापे में अगर लाचार नहीं रहना चाहते तो जवानी में ये 3 बातें गुप्त रखो। ये केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि ये सुखी, सम्मानित और सुरक्षित जीवन का वो आधार है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी की इमारत टिकी होती है। हम सब जानते हैं कि जवानी का समय ऐसा होता है जब शरीर में ताकत होती है, मन में उमंग होती है और आंखों में सुनहरे सपने होते हैं। इंसान को लगता है कि ये वक्त हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। वो सोचता है कि आज उसके पास जो शक्ति है, जो धन है और जो रिश्ते हैं, वे हमेशा उसका साथ देंगे। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही कहता है। जैसे ढलते सूरज के साथ परछाई लंबी होती जाती है, वैसे ही ढलती उम्र के साथ इंसान की समस्याएं भी बड़ी और जटिल होती जाती है अगर उसने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपनी जवानी में बहुत खुले विचारों के होते हैं, जो अपनी हर बात, हर योजना और हर कमजोरी दुनिया के सामने रख देते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी बीतता है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में हमेशा से इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक दौर में, जहां सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया है, हम अपनी निजी जिंदगी को एक खुली किताब बना देते हैं। हमें लगता है कि अपनी बातें साझा करने से मन हल्का होता है या लोग हमारी तारीफ करेंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में हर इंसान हमारा शुभ चिंतक नहीं होता। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ मौके की तलाश में हैं। वे आपकी कमजोरी जानने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर वे उसका फायदा उठा सकें। सोचिए उस स्थिति के बारे में जब इंसान का शरीर उसका साथ छोड़ देता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उस वक्त अगर उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गुप्त संसाधन, कुछ छिपी हुई ताकत या कुछ ऐसी बातें न हो जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, तो उसकी हालत एक बेबस भिखारी जैसी हो जाती है। ये सुनना शायद आपको कड़वा लगे, लेकिन ये समाज का एक भयानक सत्य है। इज्जत उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है, और ताकत हमेशा गोपनीयता में छिपी होती है। जिस तरह एक जादूगर अपना जादू तभी तक दिखा सकता है जब तक उसका राज किसी को पता न हो, उसी तरह इंसान का प्रभाव और उसकी इज्जत भी तभी तक बनी रहती है जब तक उसने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें गुप्त रखी हों। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वे कौन सी 3 बातें हैं जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभवों में और जीवन के हर मोड़ पर किया गया है। वे कौन से 3 रहस्य हैं जो अगर जवानी में संभाल कर रखे जाएं तो बुढ़ापा किसी राजा की तरह गुजरता है, और अगर उन्हें जगजाहिर कर दिया जाए तो इंसान अपनी ही औलाद और समाज के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें जीवन की गहराइयों में उतरना होगा। ये सिर्फ धन दौलत की बात नहीं है, ये उससे कहीं ऊपर की बात है। ये आपके आत्मसम्मान, आपकी मानसिक शांति और आपके परिवार के संतुलन की बात है। इन 3 बातों में इतनी शक्ति है कि ये किसी रंग को राजा बना सकती है और किसी राजा को रंक। जिसने इन 3 बातों का मर्म समझ लिया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत लाचार नहीं बना सकती। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है, मैं आपको एक बहुत ही मार्मिक और पुरानी कथा की ओर ले चलता हूं। ये कहानी किसी कल्पित दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे ही देश के एक ऐसे हिस्से की है जहां परंपराएं और आधुनिकता का संगम हो रहा था। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम न होने के कारण और अपनी चीजों को गुप्त न रख पाने की आदत ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक समृद्ध कस्बे से जिसका नाम था कंचनपुर। कंचनपुर अपने नाम की तरह ही सोने जैसी चमक रखने वाला शहर था। वहां के बाजार हमेशा गुलजार रहते थे, गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हवा में ताजे पकवानों की खुशबू तैरती रहती थी।
इसी कंचनपुर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित हवेली थी, जिसे लोग बड़ी हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं थी, बल्कि इलाके में रुतबे और शान की पहचान थी। इस हवेली के मालिक थे सेठ भानुप्रताप। सेठ भानुप्रताप का नाम पूरे इलाके में बड़े सम्मान से लिया जाता था। वे न केवल धनवान थे, बल्कि दिल के भी बहुत साफ थे। उनकी उम्र उस समय करीब 35-40 वर्ष रही होगी। ये वो दौर था जब उनकी जवानी अपने पूरे शबाब पर थी। व्यापार में उनका सिक्का चलता था। लोहे और अनाज के कारोबार में उनका कोई सानी नहीं था। लक्ष्मी जी की उन पर विशेष कृपा थी। घर में पत्नी सुमित्रा थी, जो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी, और 2 बेटे थे जो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। ऊपर से देखने पर भानुप्रताप का जीवन किसी आदर्श जीवन से कम नहीं लगता था। उनके पास नौकर चाकरों की फौज थी, चलने के लिए गाड़ियां थी, और समाज में उठना बैठना था। हर कोई यही कहता था कि भानुप्रताप जैसा नसीब लेकर पैदा होना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन भानुप्रताप के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वे बहुत ही भोले और बातूनी किस्म के इंसान थे। उनके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। उन्हें लगता था कि जो लोग उनके साथ हंसकर बात करते हैं, वे सब उनके अपने हैं। वे अक्सर अपनी महफिल जमाते और दोस्तों के बीच बैठकर अपनी योजनाओं, अपनी कमाई और अपने घर की बातों का बखान बड़े गर्व से करते। उन्हें अपनी पारदर्शिता पर नाज था। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं तो खुली किताब हूं, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे नहीं जानते थे कि यही खुली किताब वाली आदत उनके जीवन में कैसा तूफान लाने वाली थी। उस दिन कंचनपुर में मौसम बहुत सुहावना था। शाम का वक्त था और भानुप्रताप अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में बैठे हुए थे। उनके सामने उनके कुछ पुराने मित्र और कुछ नए परिचित बैठे थे। चाय नाश्ते का दौर चल रहा था और बातों ही बातों में भानुप्रताप ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक योजना का जिक्र वहां बैठे लोगों से कर दिया। उन्होंने न केवल योजना बताई, बल्कि ये भी बता दिया कि उन्होंने उस काम के लिए कितना पैसा कहां छिपा कर रखा है और उनकी भविष्य की क्या तैयारियां हैं। सुमित्रा, जो अंदर से सब सुन रही थी, कई बार उन्हें इशारों में टोकने की कोशिश कर चुकी थी। वो जानती थी कि समाज में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, लेकिन भानुप्रताप अपनी धुन में मगन थे। उन्हें अपनी वाक्पटुता और अपनी सफलता का नशा था। इसी बीच कंचनपुर में एक साधु का आगमन हुआ। ये कोई साधारण साधु नहीं थे। उनका नाम था स्वामी आत्मानंद। वे साल में केवल एक बार ही पहाड़ों से नीचे उतरकर बस्तियों में आते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते थे। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी आवाज में शेर जैसी गंभीरता थी। स्वामी जी का नियम था कि वे किसी के घर नहीं रुकते थे, बल्कि शहर के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर की धर्मशाला में अपना डेरा जमाते थे। पूरे शहर में खबर फैल गई कि स्वामी आत्मानंद आए हैं। लोग अपने अपने दुख और समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। भानुप्रताप भी संतों और महात्माओं में बहुत श्रद्धा रखते थे। जब उन्हें पता चला कि स्वामी जी आए हैं, तो वे भी अगले दिन सुबह सुबह उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके मुनीम और कुछ सेवक भी थे। भानुप्रताप ने सोचा कि स्वामी जी से आशीर्वाद ले लूंगा तो मेरा व्यापार और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जब भानुप्रताप मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। लोग कतार में लगे थे और स्वामी जी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठे थे। भानुप्रताप को देखते ही लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि शहर के इतने बड़े सेठ आए थे। भानुप्रताप बड़े गर्व के साथ आगे बढ़े और स्वामी जी के चरणों में एक बड़ी सी फलों की टोकरी और कुछ धन राशि रख दी। स्वामी आत्मानंद ने अपनी आंखें खोली और भानुप्रताप की ओर देखा। उस एक नजर में ही जैसे उन्होंने भानुप्रताप के पूरे व्यक्तित्व को स्कैन कर लिया हो। उन्होंने न तो फलों की टोकरी को छुआ और न ही धन को देखा, बस एक मंद मुस्कान के साथ भानुप्रताप के चेहरे को देखते रहे। भानुप्रताप ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं इस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूं। भगवान की दया से सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
कि मेरा यश और वैभव ऐसे ही बना रहे और मैं जीवन भर ऐसे ही शान से जीता रहूं। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा कि बेटा, तू चाहता है कि तेरा बुढ़ापा भी तेरी जवानी की तरह शानदार गुजरे? भानु प्रताप ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल महाराज, कौन नहीं चाहेगा। मैं तो चाहता हूं कि जब तक जीऊं राजा की तरह जीऊं, कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। स्वामी जी ने गंभीर होते हुए कहा कि लेकिन तेरे माथे की लकीरें और तेरी जुबान का वेग कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तू जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ खो भी सकता है अगर तूने समय रहते 3 बातों को ताला नहीं लगाया। भानु प्रताप थोड़ा हैरान हुए। उन्हें लगा कि शायद स्वामी जी कोई पहेली बुझा रहे हैं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि महाराज, आप किन 3 बातों की बात कर रहे हैं? मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूं और सबसे प्रेम करता हूं। मेरे पास छिपाने के लिए क्या है? स्वामी जी ने कहा कि यही तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। सत्य बोलना और सब कुछ बोल देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक मूर्ख और एक ज्ञानी में बस यही फर्क होता है कि ज्ञानी जानता है कि क्या कहना है और क्या पी जाना है। स्वामी जी ने आगे समझाया कि देख भानु प्रताप, ये संसार एक बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ हर कोई अपने शिकार की तलाश में है। जब हिरण जंगल में होता है तो वो अपनी गंध छिपा कर रखता है ताकि शेर उसे ढूंढ न ले। लेकिन तू उस हिरण की तरह है जो खुद चिल्ला चिल्ला कर शेर को दावत दे रहा है। अगर तूने अपनी जवानी में इन 3 विशेष चीजों को गुप्त नहीं रखा तो मैं देख रहा हूं कि तेरा बुढ़ापा आंसुओं और पछतावे के समुद्र में डूबेगा। तेरी अपनी ही कमाई हुई दौलत तेरे काम नहीं आएगी। तेरे अपने ही लोग तेरे दुश्मन बन जाएंगे और तू भरी महफिल में अकेला रह जाएगा। भानु प्रताप के मन में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उनके अहंकार ने उस घबराहट को दबा दिया। उन्होंने सोचा कि ये साधु संत तो डराने वाली बातें करते ही हैं। मेरे पास इतना पैसा है, इतने वफादार लोग हैं, मेरा क्या बिगड़ सकता है? फिर भी शिष्टाचार के नाते उन्होंने पूछा कि महाराज, वे 3 बातें क्या है? कृपया मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका पालन करूं। तब स्वामी जी ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने भानु प्रताप को पास बुलाया और कहा कि सुन, पहली बात का संबंध तेरे धन और तेरी तिजोरी से है, लेकिन ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। दूसरी बात का संबंध तेरे घर की 4 दीवारी और तेरे रिश्तों से है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका संबंध तेरी अपनी कमजोरी और तेरे अपमान से है। अगर तूने इन 3 दरवाजों को खुला छोड़ दिया तो तबाही को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी अभी अपनी बात पूरी समझा भी नहीं पाए थे कि तभी वहां कुछ शोर हुआ। मंदिर के द्वार पर कुछ और अमीर लोग और शहर के अधिकारी आ गए थे। भानु प्रताप का ध्यान भटक गया। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी की बातें तो सुन ली, अब इन लोगों से मिल लेता हूं। वे स्वामी जी को प्रणाम करके वहां से उठ खड़े हुए और उन लोगों से मिलने चले गए। स्वामी जी ने उन्हें जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। वे समझ गए थे कि भानु प्रताप ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने धीमे स्वर में अपने पास बैठे शिष्यों से कहा कि जब विनाश आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। ये व्यक्ति सोने के ढेर पर बैठा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि उस ढेर के नीचे बारूद बिछा है जिसे ये अपनी ही जुबान की चिंगारी से जलाने वाला है। भानु प्रताप मंदिर से वापस हवेली आ गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल गुजरने लगे। भानु प्रताप का कारोबार और फैलता गया। उनकी ये आदत कि वे अपनी हर सफलता का ढिंढोरा पीटते थे और बढ़ गई। वे अक्सर पार्टियों में, शादियों में और सभाओं में अपनी कमाई के तरीके, अपने घर के झगड़े और अपनी कमजोरियां मजाक मजाक में लोगों को बता देते थे। उन्हें लगता था कि लोग उनके अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उनकी कमजोरियों को नोट करते जाते थे। समय का पहिया घुमा और भानु प्रताप के बेटे बड़े हो गए। उनकी शादियां हो गई, घर में बहुएं आ गई। हवेली अब और भी भरी पूरी हो गई थी। भानु प्रताप को लगा कि अब तो जीवन और भी आसान हो जाएगा। लेकिन यहीं से उस श्राप की शुरुआत हुई जिसकी चेतावनी स्वामी आत्मानंद ने सालों पहले दी थी। भानु प्रताप ने अपनी जवानी में जो 3 बातें गुप्त नहीं रखी थी, अब वे बीज बनकर पेड़ बनने लगी थी और उन पर कड़वे फल लगने शुरू हो गए थे।
सबसे पहले असर दिखना शुरू हुआ उनके व्यापार पर। भानु प्रताप को आदत थी कि वे अपने व्यापारिक भेद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता देते थे। उनका एक दूर का रिश्तेदार था जिसे भानु प्रताप ने अपने सगे भाई की तरह माना था। भानु प्रताप ने उसे अपने व्यापार की वो गुप्त तकनीक और वो नेटवर्क बता दिया था जो उनकी सफलता की रीढ़ थी। उन्हें लगता था कि वो तो अपना ही है, क्या नुकसान करेगा। लेकिन इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। उस रिश्तेदार ने भानु प्रताप की दी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उनके ग्राहकों को तोड़ना शुरू कर दिया। भानु प्रताप अपनी मस्ती में थे और उधर उनकी जड़ें काटी जा रही थी। बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, घर के अंदर भी हालात बदलने लगे थे। भानु प्रताप ने अपनी पत्नी और बच्चों के बीच होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक और मनमुटाव को भी कभी गुप्त नहीं रखा था। वे अक्सर बाहर वालों से सलाह लेते थे कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरी बहू ऐसी है, मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों से वे सलाह लेते थे उन्होंने ही उन बातों को नमक मिर्च लगाकर पूरे शहर में फैला दिया। इससे उनके बेटों और बहुओं के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान कम होने लगा। उन्हें लगने लगा कि पिताजी तो घर की इज्जत को बाहर उछालते हैं। धीरे धीरे बेटों ने पिता से बातें साझा करना बंद कर दिया और घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब भानु प्रताप 60 वर्ष के हो गए। अब शरीर थोड़ा ढलने लगा था। वे व्यापार से थोड़ा पीछे हटने का सोच रहे थे और सारी जिम्मेदारी बेटों को सौंपना चाहते थे। इसी दौरान देश में मंदी का एक दौर आया। व्यापार में भारी घाटा हुआ। ये वो समय था जब भानु प्रताप को अपने उन गुप्त संसाधनों की जरूरत थी जो हर समझदार व्यक्ति बुरे वक्त के लिए बचा कर रखता है और किसी को नहीं बताता। लेकिन भानु प्रताप तो खुली किताब थे। उन्होंने जो कुछ भी जमा किया था वो सबको पता था, उनके बेटों को, उनके मुनीम को और यहां तक कि उनके लेनदारों को भी पता था कि सेठ जी के पास कितना और कहां है। जैसे ही घाटे की खबर फैली, लेनदार हवेली के दरवाजे पर आ धमके। चूंकि सबको उनकी संपत्ति का सटीक अनुमान था, इसलिए कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं था। बेटों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने ही तो सब कुछ संभाला था, अब आप ही निपटिए। भानु प्रताप हैरान रह गए। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, आज वे उनसे नजरें चुरा रहे थे। और वो रिश्तेदार जिसे उन्होंने अपने व्यापार के राज बताए थे, आज शहर का नया सेठ बन बैठा था और भानु प्रताप की हवेली को खरीदने का प्रस्ताव भेज रहा था। ये वो पल था जब भानु प्रताप को बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस स्वामी की याद आई। उनकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जब स्वामी जी ने कहा था कि अगर तूने 3 बातें गुप्त नहीं रखी तो तेरा बुढ़ापा आंसुओं में डूबेगा। आज वो भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। असली पतन तो अभी बाकी था। भानु प्रताप ने अभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। उन्हें लगा कि उनके पास अभी भी कुछ ऐसा है जिससे वे वापसी कर सकते हैं। लेकिन वे ये भूल रहे थे कि उन्होंने अपनी जवानी में जो तीसरी सबसे बड़ी गलती की थी, वो अब उनके सामने एक विकराल रूप लेकर आने वाली थी। एक रात भानु प्रताप अपनी हवेली के उसी बरामदे में अकेले बैठे थे जहां वे कभी महफिलें जमाया करते थे। आज वहां सन्नाटा था। बिजली का बिल न भरने के कारण हवेली के आधे हिस्से में अंधेरा था। तभी उनका पुराना वफादार नौकर रामू उनके पास आया। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब और यहां काम नहीं कर सकता, मुझे मेरा हिसाब दे दीजिए। भानु प्रताप ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जिस हाथ ने हजारों को दान दिया था, आज वो अपने ही नौकर का हिसाब करने में असमर्थ था। रामू काका के जाने के बाद भानु प्रताप उस अंधेरे बरामदे में अकेले रह गए। जिस हवेली में कभी दिन रात चहल पहल रहती थी, आज वहां की खामोशी उन्हें काटने को दौड़ रही थी। रामू सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो उस बीते हुए सुनहरे वक्त का आखिरी गवाह था जब भानु प्रताप की तूती बोलती थी। उसके जाने के बाद भानु प्रताप को पहली बार अपनी लाचारी का असली एहसास हुआ। उनकी आंखों के सामने से जवानी का वो नशा उतर चुका था और अब सामने था बुढ़ापे का कड़वा सच। उस रात उन्हें नींद नहीं आई।
वे अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर लेटे लेटे छत को घूरते रहे और स्वामी आत्मानंद की उन बातों को याद करने लगे जिन्हें उन्होंने हंसी में उड़ा दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि पहली बात जो गुप्त रखनी चाहिए वो है अपनी दौलत का असली ब्यौरा और अपनी कमाई का गुप्त जरिया। भानु प्रताप को याद आया कि उन्होंने ये गलती कैसे की थी। जब उनका व्यापार चरम पर था तो उन्हें अपनी सफलता का प्रदर्शन करने में बड़ा मजा आता था। वे अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता देते थे कि उन्होंने किस व्यापार में कितना पैसा लगाया है, उनका मुनाफा कितना हो रहा है और उन्होंने बुरे वक्त के लिए पैसा कहां जमा कर रखा है। उनका एक बहुत ही करीबी मित्र था जिसका नाम था सोहनलाल। भानु प्रताप सोहनलाल पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक बार बातों ही बातों में भानु प्रताप ने सोहनलाल को बता दिया था कि उन्होंने शहर के बाहर वाली जमीन के कागज और कुछ नकद रकम जो उन्होंने आपातकाल के लिए बचाई थी अपनी दुकान की पुरानी तिजोरी के एक गुप्त खाने में रखी है। भानु प्रताप को लगा था कि सोहनलाल तो भाई जैसा है, वो क्या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब व्यापार में मंदी आई और भानु प्रताप को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो वे उसी गुप्त तिजोरी के भरोसे बैठे थे। वे निश्चिंत थे कि वहां रखा पैसा और जमीन के कागज उन्हें इस संकट से निकाल लेंगे। लेकिन जब वे दुकान पहुंचे और वो गुप्त खाना खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खाना खाली था, वहां न तो पैसे थे और न ही कागज। बाद में पता चला कि सोहनलाल ने उनकी गैरमौजूदगी में उनकी ही बताई हुई जानकारी का इस्तेमाल करके उनके मुनीम को अपनी बातों में फंसाकर वो सब कुछ वहां से निकाल लिया था। चूंकि भानु प्रताप ने वो पैसा और कागज कानूनी लिखा पढ़ी से हटकर गुप्त रूप से रखे थे, इसलिए वे पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे। सोहनलाल ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। अगर भानु प्रताप ने अपनी उस गुप्त पूंजी का राज अपने तक ही रखा होता तो आज वे सड़क पर नहीं आते। आज सोहनलाल शहर का नया रईस था और भानु प्रताप पाई पाई को मोहताज। स्वामी जी की चेतावनी सही साबित हुई थी। अपनी असली जमा पूंजी और गुप्त धन का भेद कभी किसी को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं जानता। भानु प्रताप की सोच की सुई अब दूसरी गलती की तरफ घूमी। स्वामी जी ने कहा था कि दूसरी बात जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए वो है अपने घर के झगड़े और परिवार की कमियां। भानु प्रताप ने इस मामले में तो और भी बड़ी भूल की थी। उन्हें आदत थी कि जब भी घर में पत्नी सुमित्रा से बहस होती या बच्चे कोई गलती करते तो वे शाम को दोस्तों की महफिल में उस बात का रोना रोते थे। वे सोचते थे कि दोस्तों से सलाह लेकर वे घर के हालात सुधार लेंगे। उन्हें याद आया कि कैसे वे अपने पड़ोसी वर्मा जी को अपने बड़े बेटे की बुराई करते थे। वे कहते थे कि मेरा बेटा बहुत आलसी है, वो मेरी बात नहीं मानता, मुझे डर है कि वो व्यापार डुबो देगा। वर्मा जी ऊपर से तो सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भानु प्रताप की परेशानियों में मजा आता था। वर्मा जी ने भानु प्रताप की कही हुई बातों को उनके बेटे के कानों तक पहुंचा दिया, लेकिन थोड़ा बदलकर उन्होंने बेटे से कहा कि तुम्हारे पिताजी तो पूरे शहर में कहते फिरते हैं कि तुम नालायक हो और तुम पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये बात बेटे के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि मैं तो पिताजी के लिए दिन रात मेहनत करता हूं और वे बाहर मेरी बेइज्जती करते हैं। इसी गलतफहमी ने पिता और पुत्र के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे कोई नहीं भर सका। अगर भानु प्रताप ने घर की बातें घर की चारदीवारी में ही रखी होती तो शायद बाहरी लोग इसका फायदा न उठा पाते। आज स्थिति यह थी कि उसी घर में रहते हुए भी बेटे उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। बहुएं उन्हें बोझ समझती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ससुर जी ने हमेशा उनके पतियों को नीचा दिखाया है। घर का वो सम्मान जो एक बुजुर्ग का होना चाहिए वो भानु प्रताप अपनी ही जुबान से खो चुके थे। रात गहरी होती जा रही थी और भानु प्रताप का आत्ममंथन भी गहरा होता जा रहा था। भूख लगाई थी, लेकिन रसोई में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें पता था कि रसोइया जा चुका है और अब अगर कुछ खाना है तो बहुओं से मांगना पड़ेगा, और बहुओं से मांगने का मतलब था ताने सुनना। अभी कल ही की बात है जब उन्होंने छोटी बहू से कहा था कि चाय में चीनी कम है, तो बहू ने पलटकर जवाब दिया था कि बाबूजी,
अब जो मिल रहा है उसी में गुजारा कीजिए। आपके लाड उठाने के लिए अब हमारे पास फालतू पैसे और वक्त नहीं है। ये वही बहू थी जो शादी के बाद जब घर आई थी तो भानु प्रताप के पैर जमीन पर नहीं पड़ने देती थी, लेकिन तब भानु प्रताप की जेब गर्म थी और रुतबा ऊंचा था। सुबह हुई तो भानु प्रताप की आंखें सूजी हुई थी। वे उठकर बाहर बरामदे में आए। उन्होंने देखा कि उनका बड़ा बेटा तैयार होकर कहीं जा रहा है। भानु प्रताप ने उसे आवाज दी, बेटा जरा रुकना। बेटा रुका, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने कलाई घड़ी देखते हुए कहा कि क्या है पिताजी, मुझे देर हो रही है, जल्दी बोलिए। भानु प्रताप ने झिझकते हुए कहा कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, दिखाई देने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर थोड़ा समय मिले तो नया बनवा देते या फिर कुछ पैसे दे देते तो मैं खुद ही जाकर बनवा लेता। बेटे ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठाना पड़ रहा हो। उसने जेब से बटुआ निकाला और 100 के 2 नोट निकालकर भानु प्रताप की ओर बढ़ाए और कहा कि अभी इतना ही है, काम चला लीजिए। और हाँ, हर दूसरे दिन कोई न कोई खर्चा मत निकाला कीजिए। अब हमारी हालत वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हम भी बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हैं। भानु प्रताप ने कांपते हाथों से वे 200 रुपए पकड़े। ये वही हाथ थे जो कभी इस बेटे को हजारों रुपए पॉकेट मनी दिया करते थे और कभी हिसाब नहीं मांगते थे। आज 200 रुपए लेते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे भीख मांग रहे हों। बेटा बिना पीछे मुड़े चला गया। भानु प्रताप वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये केवल पैसे की बात नहीं थी, ये उस सम्मान की बात थी जो अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। उन्होंने सोचा कि काश उन्होंने अपनी जवानी में तीसरी बात भी मान ली होती। स्वामी जी ने तीसरी बात कही थी, अपना अपमान और अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। भानु प्रताप ने जीवन भर अपनी हर कमजोरी का भी प्रदर्शन किया था। जब उन्हें कोई बीमारी होती तो वे सबको बताते, जब कोई उनका अपमान करता तो वे सहानुभूति पाने के लिए लोगों को किस्से सुनाते। इससे लोगों की नजरों में उनकी छवि एक कमजोर और बेचारे इंसान की बन गई थी। और दुनिया का नियम है कि कमजोर को हर कोई दबाता है। दोपहर का वक्त था। भानु प्रताप घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। तभी उनके पुराने मुनीम, जो अब सोहनलाल के यहाँ काम करते थे, वहां से गुजरे। मुनीम ने भानु प्रताप को देखा। पहले वो मुनीम भानु प्रताप को देखते ही झुककर प्रणाम करता था, लेकिन आज उसने भानु प्रताप को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और ऐसे निकल गया जैसे उन्हें जानता ही ना हो। ये भानु प्रताप के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी गरिमा खुद ही गिरा दी थी। शाम होते होते भानु प्रताप को एहसास हो गया कि अब इस घर में उनका रहना मुश्किल होता जा रहा है। वे अपने ही बनाए हुए महल में एक कैदी बनकर रह गए थे। न तो उनके पास धन था, न परिवार का साथ, और न ही समाज में इज्जत, और सबसे बड़ी बात, उनके पास कोई गुप्त शक्ति नहीं बची थी। उन्होंने अपने जीवन के सारे पत्ते खोल दिए थे और अब उनके पास खेलने के लिए कोई चाल बाकी नहीं थी। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या अब भी इस बिगड़ी हुई बाजी को पलटा जा सकता है? स्वामी आत्मानंद ने कहा था कि बुढ़ापे में लाचार नहीं रहना चाहते तो जवानी में ये बातें गुप्त रखो। जवानी तो बीत गई, गलतियां हो गई, लेकिन क्या इस नरक से निकलने का कोई रास्ता बचा है, या फिर शेष जीवन यूं ही घुट घुट कर मरना होगा? भानु प्रताप को लगा कि उन्हें एक बार फिर उसी स्थान पर जाना चाहिए जहां उन्हें वह चेतावनी मिली थी। शायद उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई और रास्ता मिल जाए। शायद स्वामी जी न हो, लेकिन उस स्थान की शांति उन्हें कोई दिशा दे सके। अगले दिन सुबह जब घर के बाकी लोग सो रहे थे, भानु प्रताप ने अपनी लाठी उठाई। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जेब में वही बेटे के दिए हुए 200 रुपए थे। उन्होंने एक बार मुड़कर अपनी भव्य हवेली को देखा, वही हवेली जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी थी। आज वो उन्हें काटने को दौड़ रही थी। वे चुपचाप घर से निकल पड़े उस पुराने शिव मंदिर की ओर। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उन्हें जानना था कि आखिर इंसान अपनी ही औलाद का दुश्मन कैसे बन जाता है? आखिर क्यों अपना ही खून पानी हो जाता है?
रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जो उन्हें पहचानते थे। कुछ ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया, कुछ ने आपस में कानाफूसी की। देखो, ये वही सेठ भानु प्रताप है जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, आज कैसी हालत हो गई है। भानु प्रताप ने सर झुका लिया और चलते रहे। लोगों की बातें उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही थी। ये वही समाज था जिसे भानु प्रताप ने अपनी दानवीरता के किस्से सुनाए थे, अपनी कमजोरियां बताई थी। आज वही समाज उनका तमाशा देख रहा था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी सांस फूलने लगी। वे थककर एक सीढ़ी पर बैठ गए। तभी उनकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी जो मंदिर के द्वार पर बैठा था। उस भिखारी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो भानु प्रताप के पास सब कुछ होने पर भी नहीं था। भानु प्रताप ने गौर से देखा। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने समय का एक प्रतिस्पर्धी व्यापारी था जो कभी बर्बाद हो गया था। लेकिन आज वो भिखारी भानु प्रताप से ज्यादा शांत दिख रहा था। भानु प्रताप उसके पास गए और पूछा कि भाई, तुम तो सब कुछ खो चुके हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये शांति कैसे है? मैं तो अपने घर में होकर भी बेघर महसूस कर रहा हूं। उस बूढ़े भिखारी ने भानु प्रताप को पहचाना और मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने भानु प्रताप के दिमाग के बंद दरवाजे खटखटा दिए। भिखारी ने कहा, सेठ जी, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने अपनी उम्मीद और अपना ईश्वर से रिश्ता किसी के सामने जग जाहिर नहीं किया। मेरी शांति मेरे अंदर है। वो किसी तिजोरी या बेटे की मोहताज नहीं है। लेकिन तुम तो अपनी शांति दूसरों की तालियों में ढूंढते रहे। भानु प्रताप सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि समस्या सिर्फ धन या परिवार की नहीं है, समस्या उनके नजरिए की है। वे अभी भी अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में सौंपे हुए थे। वे मंदिर के अंदर गए। बरगद का वो पुराना पेड़ आज भी वही था, लेकिन स्वामी आत्मानंद वहां नहीं थे। वहां सन्नाटा था। भानु प्रताप उसी जगह बैठ गए जहां सालों पहले स्वामी जी बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और अपने जीवन की रील को पीछे घुमाना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि जवानी में की गई गलतियों का परिणाम बुढ़ापे में भोगना तो पड़ता है, लेकिन क्या इसका कोई प्रायश्चित है? क्या अभी भी वे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकते हैं? तभी उन्हें पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, तो तुम वापस आ ही गए भानु प्रताप। भानु प्रताप चौंक कर मुड़े। उन्होंने देखा कि एक जटाधारी साधु खड़े थे। ये स्वामी आत्मानंद नहीं थे, लेकिन उनकी वेशभूषा वैसी ही थी। वे स्वामी जी के शिष्य लग रहे थे। साधु ने भानु प्रताप की आंखों में देखा और कहा, स्वामी जी ने कहा था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। जब तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तुम उस चीज की तलाश में आओगे जो कभी खत्म नहीं होती। भानु प्रताप उस साधु के सामने नतमस्तक खड़े थे। उनके मन में चल रहे तूफान को वो साधु भली भांति पढ़ पा रहे थे। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और भानु प्रताप के चेहरे पर छिड़का। ठंडे पानी की बूंदों ने जैसे भानु प्रताप को नींद से जगा दिया हो। साधु ने कहा कि भानु प्रताप, तुम स्वामी आत्मानंद को ढूंढ रहे हो, लेकिन वे तो कब के हिमालय की कंदराओं में लीन हो चुके हैं। मैं उनका शिष्य हूं, आनंद गिरी। स्वामी जी जाते समय तुम्हारे बारे में एक बात कह गए थे। वे जानते थे कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें एक दिन इस मोड़ पर ले आएगा। भानु प्रताप ने रुंधे गले से पूछा कि महाराज, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई उपाय बताया था? क्या मैं अपनी खोई हुई इज्जत और अपना परिवार वापस पा सकता हूं? आनंद गिरी ने गंभीरता से कहा कि जो पानी बह चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नए पानी को रास्ता जरूर दिया जा सकता है। तुमने अपनी जवानी में 3 गलतियां की। तुमने अपनी दौलत का प्रदर्शन किया, अपने घर के झगड़े जग जाहिर किए और अपनी कमजोरियां सबको बता दी। इससे तुम खुली किताब बन गए और रद्दी कागज की तरह दुनिया ने तुम्हें पढ़कर फेंक दिया। अब अगर तुम्हें सम्मान वापस चाहिए तो तुम्हें फिर से बंद किताब बनना होगा। भानु प्रताप ने हैरानी से पूछा कि महाराज, अब मेरे पास छिपाने के लिए बचा ही क्या है? मेरी जेब खाली है, तिजोरी खाली है और मेरा जीवन भी कोरा कागज है। आनंद गिरी मुस्कुराए और बोले कि यही तो रहस्य है। दुनिया को इससे मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास असल में क्या है। दुनिया को मतलब इससे होता है कि उन्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास क्या है। जब तुम्हारे पास सब कुछ था,
तुमने दिखावा करके उसकी कीमत घटा दी। अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें एक भ्रम का निर्माण करना होगा। तुम्हें मौन की ताकत को समझना होगा। साधु ने भानु प्रताप को पास बुलाया और एक बहुत ही विचित्र उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भानु प्रताप, अब से तुम अपनी जुबान पूरी तरह बंद कर लो। घर जाओ, लेकिन किसी से शिकायत मत करो, किसी से भोजन मत मांगो और किसी को ये मत बताओ कि तुम कहां गए थे। और हाँ, ये लो। साधु आनंदगिरी ने मंदिर के पीछे से एक पुरानी लोहे की छोटी संदूकची निकाली। ये संदूकची बहुत भारी थी और उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था। संदूकची को देखकर लगता था कि वो सदियों पुरानी है। साधु ने वो भारी संदूकची भानु प्रताप के हाथों में थमा दी। भानु प्रताप के हाथ उस भार से झुक गए। उन्होंने पूछा कि महाराज, इसमें क्या है? साधु ने कठोर स्वर में कहा कि खबरदार, अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की, इसके अंदर तुम्हारे भविष्य की चाबी है। लेकिन शर्त यह है कि इस संदूकची का राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए। इसे लेकर घर जाओ, इसे अपने पास रखो। सोते जागते इसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। अगर किसी ने पूछा कि इसमें क्या है तो बस मुस्कुरा देना, कुछ कहना मत। याद रखना, मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान चुप रहता है तो सामने वाला अपने मन के डर और लालच से खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। अब जाओ और अपने उसी परिवार के बीच रहो जिसने तुम्हें ठुकरा दिया है, लेकिन इस बार भानु प्रताप बनकर नहीं, बल्कि एक रहस्य बनकर। भानु प्रताप को साधु की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस भारी संदूकची को अपने कंधे पर लादकर वे वापस कंचनपुर की ओर चल पड़े। संदूकची का वजन काफी ज्यादा था, जिससे उनकी चाल बदल गई थी। अब वे लड़खड़ा नहीं रहे थे, बल्कि उस बोझ को संभालने के लिए उनके कदम मजबूती से जमीन पर पड़ रहे थे। शाम ढल चुकी थी जब भानु प्रताप अपनी हवेली के गेट पर पहुंचे। हमेशा की तरह घर का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर से बर्तनों के खटकने और टीवी चलने की आवाजें आ रही थी। भानु प्रताप ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। इस बार उनके चेहरे पर वो लाचारी नहीं थी जो सुबह थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और रहस्यमयी मुस्कान थी। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, छोटी बहू की नजर उन पर पड़ी। उसने देखा कि बाबूजी सुबह के निकले अब वापस आए हैं। कपड़े धूल से सने हैं, लेकिन उनके कंधे पर एक अजीब सी लोहे की संदूकची है जिसे उन्होंने बहुत कसकर पकड़ रखा है। बहू की नजर उस संदूकची पर अटक गई। वो लोहे की पेटी दिखने में बहुत पुरानी और कीमती लग रही थी। बहू के मन में तुरंत सवाल कोलाहल मचाने लगे। ये क्या है? बाबूजी तो खाली हाथ गए थे। ये भारी भरकम पेटी कहां से ले आए और इसे इतना संभाल कर क्यों पकड़े हैं? भानु प्रताप ने किसी की तरफ नहीं देखा। वे सीधे अपने उस छोटे से कमरे की ओर बढ़े जो सीढ़ियों के नीचे उन्हें रहने के लिए दिया गया था। उन्होंने कमरे में जाकर सबसे पहले उस संदूकची को अपने बिस्तर के सिरहाने रखा। फिर उन्होंने अपनी पुरानी धोती से उसे साफ किया, जैसे वो कोई बहुत पवित्र वस्तु हो। ये सब करते हुए वे बिल्कुल चुप थे। थोड़ी देर में बड़ा बेटा घर लौटा। छोटी बहू ने तुरंत जाकर उसे खबर दी कि देखो, पिताजी आ गए हैं और साथ में कोई पुरानी तिजोरी जैसा बक्सा लाए हैं। बड़ा बेटा पहले तो चिढ़ा कि फिर कोई कबाड़ उठा लाए होंगे। वो गुस्से में पिताजी के कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि भानु प्रताप बिस्तर पर लेटे हैं और वो संदूकची उनके बगल में रखी है, जिस पर उनका हाथ ऐसे रखा है जैसे कोई खजाना हो। बेटे ने कड़े स्वर में पूछा कि पिताजी, सुबह से कहाँ गायब थे और ये लोहे का कबाड़ कहां से उठा लाए? भानु प्रताप ने आंखें खोली। उनकी आंखों में आज वो डर नहीं था जो कल तक था। उन्होंने बेटे को देखा, फिर संदूकची पर हाथ फेरा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बेटे को ये चुप्पी अजीब लगी। हमेशा तो पिताजी अपनी सफाई देने लगते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे। आज ये तेवर कैसे बदल गए? उसने फिर पूछा कि मैं कुछ पूछ रहा हूं, इसमें क्या है? भानु प्रताप ने फिर वही किया। वे उठे, मटके से पानी पिया और बेटे की आंखों में आंखें डालकर बहुत धीमे और भारी स्वर में बोले, समय आने पर सबको सब पता चल जाएगा। अभी मेरा आराम करने का समय है। बेटे के रोंगटे खड़े हो गए।
पिताजी की आवाज में आज वो पुराना वाला रोब था जो सालों पहले हुआ करता था। वो समय आने पर पता चल जाएगा वाला वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। वो चुपचाप वहां से चला गया। रात के खाने का वक्त हुआ। हमेशा की तरह किसी ने भानु प्रताप को बुलाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन आज भानु प्रताप को भूख का एहसास भी नहीं हो रहा था। साधु की दी हुई संदूकची ने उनका पेट नहीं बल्कि उनका आत्मबल भर दिया था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बड़ी बहू जो अक्सर भानु प्रताप को बासी रोटियां देती थी, आज ताजी रोटियों की थाली लेकर उनके कमरे में आई। उसकी नजर भी बार बार उस संदूकची पर जा रही थी। इंसान का लालच उसे चैन नहीं लेने देता। बड़ी बहू ने सोचा कि हो न हो बुढ़े ने कोई पुराना गढ़ा हुआ धन खोद निकाला है या किसी पुराने कर्जदार ने पैसे लौटा दिए हैं। आखिर ये संदूकची इतनी भारी है और उस पर इतना बड़ा ताला लगा है। उसने बहुत मीठे स्वर में कहा, बाबूजी, खाना खा लीजिए, आप सुबह से भूखे होंगे। भानु प्रताप मन ही मन मुस्कुराए। साधु की बात सच साबित हो रही थी। मौन और रहस्य ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने थाली की ओर देखा, फिर बहू की ओर देखा और इशारे से थाली रखने को कहा। उन्होंने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, न धन्यवाद दिया, न शिकायत की कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा। इस चुप्पी ने बहू को और ज्यादा बेचैन कर दिया। वो कमरे से बाहर निकली और सीधे अपनी देवरानी के पास गई। दोनों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। जरूर कुछ बड़ी बात है। बाबूजी का चाल ढाल ही बदल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास सच में कोई गुप्त खजाना था जो उन्होंने अब तक छिपा कर रखा था। अगले 2-3 दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। भानु प्रताप अब घर के किसी काम में दखल नहीं देते थे। वे ज्यादातर समय अपने कमरे में उस संदूकची के पास बैठे रहते या फिर शाम को उसे ताले में एक बार चेक करते और फिर निश्चिंत होकर बैठ जाते। उन्होंने घर वालों से पैसे मांगना बंद कर दिया था। अब वे फटे कुर्ते की जगह अपनी पुरानी संदूक, जो पहले से उनके पास थी, से निकालकर धुले हुए साफ कपड़े पहनने लगे थे। उनकी दाढ़ी बनी रहती थी। ये बदलाव देख देख कर बेटों की धड़कनें बढ़ रही थी। एक रात दोनों बेटे छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। छोटे बेटे ने कहा, भैया, मुझे तो लगता है हम पिताजी को पहचानने में चूक गए। याद है जब उनका व्यापार डूबा था, तब भी लोग कहते थे कि बनिए की बुद्धि और सेठ की माया का कोई पार नहीं पा सकता। हो सकता है उन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए कुछ सोना चांदी कहीं गाड़ रखा हो, जिसे अब वे वापस ले आए हैं। बड़े बेटे ने गिलास खाली किया और कहा, हो सकता है। उस दिन वर्मा जी भी कह रहे थे कि भानु प्रताप आजकल बड़े ठाठ से रह रहा है। जरूर कहीं से मोटा हाथ मारा है। और वो संदूकची मैंने उठाने की कोशिश की थी जब वे बाथरूम गए थे। बहुत भारी है, हिलती भी नहीं। जरूर उसमें सोने के सिक्के या ईंटें होंगी। अगर ऐसा है तो हमें पिताजी को खुश रखना पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में वो सारी दौलत किसी मंदिर या ट्रस्ट को दान कर देंगे। यही वो लालच था जिसने रिश्तों के समीकरण बदल दिए। जो बेटे कल तक पिता को बोझ समझते थे, अब उन्हें पिता में एक निवेश दिखने लगा था। ये प्रेम नहीं था, ये शुद्ध व्यापार था। लेकिन भानु प्रताप अब इन सब से ऊपर उठ चुके थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनकी बहुएं अब सुबह शाम उनकी आरती उतारने लगी थी। उनके कपड़े समय पर धुलने लगे थे। खाने में अब घी और दूध की मात्रा बढ़ गई थी। लेकिन भानु प्रताप ने अपनी जुबान का ताला नहीं खोला। वे जानते थे कि जिस दिन ये ताला खुला, जिस दिन उन्होंने बता दिया कि उस संदूकची में क्या है, उस दिन ये सारा सम्मान फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। वे अब समझ चुके थे कि दुनिया सत्य की नहीं बल्कि संभावना की पूजा करती है। जब तक संदूकची बंद है तब तक उसमें सोना भी हो सकता है और हीरा भी। एक दिन शाम को भानु प्रताप बरामदे में बैठे थे। तभी उनका वही पुराना दोस्त सोहनलाल, जिसने उन्हें धोखा दिया था, उनके घर के सामने से अपनी नई गाड़ी में गुजरा। उसने भानु प्रताप को देखा। पहले वो मुंह फेर लेता था, लेकिन आज उसने देखा कि भानु प्रताप बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक तेज है और घर के नौकर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। सोहनलाल के मन में भी खलबली मच गई। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। सोहनलाल मुस्कुराते हुए आया और बोला,
अरे भानु प्रताप भाई, बहुत दिनों बाद दिखे, कैसे हो, क्या हाल चाल है। भानु प्रताप ने उसे देखा। पुरानी यादें ताजा हो गई कि कैसे इस आदमी ने उनकी गुप्त बातें जानकर उन्हें बर्बाद किया था। लेकिन आज भानु प्रताप ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, सब समय का खेल है सोहनलाल। जो गया वो अपना नहीं था, जो पास है वो किसी को दिखता नहीं। ये पहेली सोहनलाल के दिमाग में घूम गई। उसकी नजर भी अंदर कमरे में रखी उस संदूकची पर पड़ी जो आंशिक रूप से दरवाजे से दिख रही थी। सोहनलाल व्यापारिक बुद्धि का आदमी था। उसने सोचा कि भानु प्रताप जैसा पुराना खिलाड़ी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। जरूर इसके पास कोई गुप्त धन था जो अब इसने निकाला है। सोहनलाल का व्यवहार तुरंत बदल गया। वो भी अब भानु प्रताप को सम्मान देने लगा। धीरे धीरे पूरा कंचनपुर इस बात से कानाफूसी करने लगा कि सेठ भानु प्रताप की पुरानी रईसी वापस आ गई है। किसी को असलियत नहीं पता थी, लेकिन कहानियां सब गढ़ रहे थे। कोई कहता कि उन्हें पुश्तैनी खजाना मिला है, कोई कहता कि लॉटरी लगी है। भानु प्रताप ने किसी बात का खंडन नहीं किया, वे बस मौन रहे। लेकिन इस खेल में एक खतरा था। वो संदूकची जो अब भानु प्रताप की ताकत बन गई थी, वही उनकी जान की मुसीबत भी बन सकती थी। घर में लालच बढ़ रहा था और लालच इंसान को अंधा कर देता है। एक रात भानु प्रताप को नींद में खटका सुनाई दिया। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, बस अपनी सांसों की गति को सामान्य बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में दाखिल हुआ है और दबे पांव उनकी खाट के पास आ रहा है। अंधेरे में एक परछाई उस लोहे की संदूकची की ओर झुकी। भानु प्रताप का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें पता था कि अगर आज ये संदूकची खुल गई तो उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वह ब्रह्मास्त्र जो साधु ने उन्हें दिया था वो बेकार हो जाएगा। परछाई ने संदूकची के ताले को टटोला। भानु प्रताप ने पहचान लिया, ये उनका छोटा बेटा था। वो चाबियों का एक गुच्छा लेकर आया था और ताले में चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था। कमरे में गहरा सन्नाटा था, जिसे केवल दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। भानु प्रताप का छोटा बेटा हाथ में चाबियों का गुच्छा लिए उस लोहे की संदूकची के ताले से जूझ रहा था। उसके माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। लालच उसे यहां तक खींच लाया था, लेकिन पकड़े जाने का डर उसके दिल को हथौड़े की तरह पीट रहा था। भानु प्रताप जगे हुए थे। वे अपनी बंद पलकों के पीछे से सब कुछ महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि तरस आया। ये वही बेटा था जिसे उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज वो चोर बनकर अपने ही पिता की काल्पनिक दौलत चुराने आया था। जैसे ही बेटे ने ताले में एक और चाबी फंसाने की कोशिश की, लोहे की हल्की सी खनक हुई। इसी पल भानु प्रताप ने जानबूझकर जोर से खांसा और करवट बदली। खांसने की आवाज सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। बेटा बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिरते गिरते बचा। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा और अंधेरे में ही दीवार से सट गया। अपनी सांसें रोके खड़ा रहा। भानु प्रताप ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंधेरे में उस दिशा में देखा जहां उनका बेटा छिपा था। उन्होंने भारी और गंभीर आवाज में पूछा, कौन है वहां? क्या कोई चूहा घुस आया है? बेटे की घिघी बंद गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने कांपती आवाज में झूठ बोला, जी बाबूजी, मैं हूं। मुझे लगा शायद आपको प्यास लगी होगी, तो पानी देखने आया था। भानु प्रताप मन ही मन इस सफेद झूठ पर हंसे। जो बेटा सालों से पिता को एक गिलास पानी देने नहीं आया, वो आज आधी रात को प्यास की चिंता कर रहा था। भानु प्रताप ने उठकर खाट के पास रखा, लोटा उठाया और पानी पिया। फिर उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन चेतावनी भरे स्वर में कहा, पानी तो है बेटा, लेकिन इस कमरे में प्यास से ज्यादा हवस की बदबू आ रही है। जाओ, जाकर सो जाओ। और हाँ, इस संदूकची के पास चूहों का आना ठीक नहीं है। इसमें जो दवा रखी है वो चूहों के लिए जहर का काम कर सकती है। बेटे को सांप सूंघ गया। उसे लगा कि पिताजी को सब पता चल गया है। वो दबे पांव वहां से ऐसे भागा जैसे किसी ने उसके पीछे भूत लगा दिया हो। भानु प्रताप ने संदूकची को खींचकर
अपने सीने के और करीब कर लिया। उस रात उन्हें एक बात समझ आ गई, ये लोग अब इस संदूकची को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब उन्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली का माहौल कुछ बदला बदला सा था। रात वाली घटना ने बेटों और बहुओं के बीच खलबली मचा दी थी। छोटे बेटे ने सबको बता दिया था कि पिताजी बहुत सतर्क है और उस संदूकची के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली थी। उन्होंने सोचा कि चोरी करने से काम नहीं बनेगा, अब सेवा का नाटक करना पड़ेगा। घी जब सीधी उंगली से न निकले और टेढ़ी उंगली से भी न निकले तो डब्बा ही गर्म करना पड़ता है, यानी पिताजी का दिल पिघलाना होगा। भानु प्रताप जब सोकर उठे तो देखा कि बड़ी बहू उनके लिए नीम का दातुन और गर्म पानी लेकर खड़ी थी। छोटी बहू उनके कमरे की सफाई कर रही थी। बड़ा बेटा, जो कभी अखबार भी खुद नहीं उठाता था, आज भानु प्रताप के पैरों में तेल की मालिश करने के लिए तेल की कटोरी लिए बैठा था। ये दृश्य देखकर भानु प्रताप को हंसी भी आई और घिन भी। ये प्रेम नहीं था, ये शुद्ध व्यापार था। वे लोग पिता की सेवा नहीं कर रहे थे, वे उस लोहे की संदूकची की पूजा कर रहे थे। भानु प्रताप ने भी अब इस नाटक में मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने बड़े बेटे से मालिश करवाते हुए कहा, बेटा, बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, शरीर साथ छोड़ देता है, पर सुख इस बात का है कि मेरी औलाद श्रवण कुमार जैसी है। कल रात मुझे सपना आया कि मैं अपनी सारी संपत्ति किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूं। आखिर मरने के बाद धन का क्या काम? ये सुनते ही बेटे के हाथ रुक गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुएं काम छोड़कर एक दूसरे को देखने लगी। अनाथ आश्रम शब्द ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। बड़े बेटे ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे पिताजी, कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपके सेवक हैं। अनाथ आश्रम की क्या जरूरत? आपका जो कुछ भी है वो सुरक्षित हाथों में ही रहेगा। आप बस हुक्म कीजिए, हम जान हाजिर कर देंगे। भानु प्रताप ने तिरछी नजरों से उस संदूकची को देखा और बोले, हाँ ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि वसीयत पक्की कर लेनी चाहिए। क्या पता कब बुलावा आ जाए, और इस संदूकची में जो विरासत है वो सही वारिस को ही मिलनी चाहिए, जो मेरी सबसे ज्यादा सेवा करेगा, जो मेरे मन को सबसे ज्यादा भाएगा। ये चाबी उसी के हाथ में जाएगी। ये भानु प्रताप का फेंका हुआ सबसे बड़ा पासा था। उन्होंने परिवार के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की आग लगा दी थी। अब दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए। हर कोई यही चाहता था कि पिताजी की नजर में वो दूसरे से बेहतर बने। घर में जो झगड़े पहले काम न करने को लेकर होते थे, अब वे झगड़े भानु प्रताप की सेवा करने के अधिकार को लेकर होने लगे। बड़ी बहू कहती, बाबूजी के कपड़े मैं धोऊंगी। छोटी बहू कहती, नहीं, उनका खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हें तो उनके पसंद का मसाला डालना भी नहीं आता। बेटे शाम को जल्दी घर आने लगे ताकि पिताजी के साथ वक्त बिता सके। भानु प्रताप मजे से बरामदे में बैठते, चाय की चुस्कियां लेते और इस तमाशे का आनंद लेते। वे वही पुराने भानु प्रताप थे, वही पुरानी हवेली थी, लेकिन सिर्फ एक मौन और एक बंद संदूकची ने उनकी दुनिया बदल दी थी। लेकिन इस खेल का एक मनोवैज्ञानिक असर भी हो रहा था। भानु प्रताप धीरे धीरे रिश्तों की असलियत देखकर अंदर से और भी ज्यादा कठोर होते जा रहे थे। उन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। वे जान गए थे कि ये प्यार तब तक ही है जब तक वो ताला बंद है। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह वैरागी बना लिया था। कुछ दिनों बाद भानु प्रताप ने एक और चाल चली। उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, देखें कि इनका लालच इनके अहंकार से कितना बड़ा है। दोपहर का समय था। भानु प्रताप ने अपने छोटे बेटे को बुलाया। छोटा बेटा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और उसे अपने पद का बहुत घमंड था। भानु प्रताप ने उससे कहा, बेटा, मेरे पैर के नाखून बहुत बढ़ गए हैं और सख्त हो गए हैं, मुझसे झुककर काटे नहीं जाते। जरा नेल कटर लेकर मेरे पैर के नाखून तो काट दे। बेटे को झटका लगा। वो जो ऑफिस में दर्जनों लोगों को हुक्म देता है, आज पिता के पैर के गंदे नाखून काटेगा। उसके चेहरे पर घृणा के भाव आए। उसने कहा, पिताजी, मैं नाई को बुला देता हूं।
वो अच्छे से काट देगा। भानु प्रताप ने ठंडी सांस ली और संदूकची की तरफ देखते हुए बुदबुदाए, सही कहा, अपना खून तो अपना ही होता है, पर शायद अब वो बात नहीं रही। लगता है सेवा का भाव कम हो गया है। कोई बात नहीं, मैं वकील साहब को बुलाकर उस ट्रस्ट के कागज तैयार करवा ही लेता हूं। वकील और ट्रस्ट शब्द सुनते ही बेटे का अहंकार चकनाचूर हो गया। लालच ने तुरंत उसके घमंड का गला घोंट दिया। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और बोला, अरे नहीं पिताजी, नाई को क्यों बुलाना, मैं हूं ना, लाइए, मैं अभी काट देता हूं। और उस बेटे ने, जिसने कभी पिता को पानी नहीं पिलाया था, अपने महंगे कपड़े खराब होने की परवाह किए बिना पिता के पैरों को अपनी गोद में रखा और नाखून काटने लगा। भानु प्रताप ऊपर से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में विजय नहीं, बल्कि गहरा विषाद था। उन्हें दुख हो रहा था कि पैसा इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। जिस पिता के चरणों की सेवा प्रेम से होनी चाहिए थी, आज वो सेवा सोने के लालच में हो रही थी। भानु प्रताप ने मन ही मन सोचा, स्वामी जी सही कहते थे, दुनिया को अपना असली रूप कभी मत दिखाओ। जब मैं दानी था तब ये मुझे नोच रहे थे, आज जब मैं कंजूस और रहस्यमयी बन गया हूं तो ये मेरे गुलाम बन गए हैं। इसी बीच शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि भानु प्रताप के पास कोई बहुत पुराना खजाना है। उनके पुराने लेनदार, जो उन्हें कंगाल समझकर भूल चुके थे, अब फिर से चक्कर काटने लगे। लेकिन इस बार वे पैसे मांगने नहीं, बल्कि नए प्रस्ताव लेकर आ रहे थे। कोई कहता, सेठ जी, आप हमारे साथ नया व्यापार शुरू कीजिए। कोई कहता, पुरानी बातें भूल जाइए, हम फिर से साथ काम करते हैं। सोहनलाल, जिसने भानु प्रताप को धोखा दिया था, वो भी रोज शाम को आने लगा। वो भानु प्रताप के लिए महंगी मिठाइयां और फल लाता। वो कोशिश करता कि किसी तरह बातों ही बातों में उस संदूकची का राज जान ले। एक शाम सोहनलाल ने पूछा, भानु प्रताप भाई, सुना है आपने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ खास इंतजाम कर रखा है उस पेटी में, क्या है उसमें? हीरे हैं या पुराने जमाने के सिक्के? भानु प्रताप ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा और कहा, सोहनलाल, उसमें वह है जो इंसान को राजा बना देता है। उसमें वह समय बंद है जो मैंने तुम जैसे लोगों से बचाकर रखा था। जिस दिन वो खुलेगा, उस दिन सबकी आंखें चुंधिया जाएंगी। भानु प्रताप का ये जवाब सुनकर सोहनलाल की उत्सुकता और बढ़ गई। उसे पक्का यकीन हो गया कि माल बहुत तगड़ा है। उसने भानु प्रताप के बड़े बेटे को भड़काना शुरू किया। उसने बेटे से अकेले में कहा, देखो, तुम्हारे पिताजी का कोई भरोसा नहीं, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाती है। कहीं ऐसा न हो कि वे किसी साधु महात्मा के चक्कर में आकर सब कुछ दान कर दे। तुम्हें जल्द से जल्द उस संदूकची को अपने कब्जे में लेना होगा। सोहनलाल की बातों ने बेटे के दिमाग में जहर घोल दिया। उसे लगा कि सोहनलाल सही कह रहा है। पिताजी जिस तरह ट्रस्ट और आश्रम की बातें कर रहे हैं, वो खतरे की घंटी है। बड़े बेटे ने सोचा कि अब सेवा से काम नहीं चलेगा, अब कोई ठोस कदम उठाना होगा। उसे पिताजी से वो वसीयत लिखवानी ही होगी जिसमें लिखा हो कि संदूकची का मालिक वो अकेला होगा। उस रात घर में एक गुप्त बैठक हुई, लेकिन इस बार बैठक में भानु प्रताप शामिल नहीं थे। बड़ा बेटा, छोटा बेटा और दोनों बहुएं एक साथ बैठे थे। उनके बीच की आपसी दुश्मनी एक पल के लिए थम गई थी, क्योंकि अब उनके सामने एक साझा डर था, कहीं पिताजी सब कुछ दान न कर दे। बड़े बेटे ने कहा, हमें पिताजी पर दबाव बनाना होगा। कल हम उनसे कहेंगे कि वे वसीयत लिख दें। अगर उन्होंने मना किया तो? छोटी बहू ने बीच में ही कहा, तो क्या हम उन्हें घर से तो निकाल नहीं सकते? अगर निकाल दिया तो वो संदूकची भी साथ ले जाएंगे। हमें प्यार से ही काम लेना होगा, लेकिन थोड़ा कड़ाई से। कल हम उनसे कहेंगे कि अगर वे हमें वारिस नहीं बनाएंगे तो हम भी उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अगले दिन सुबह जब भानु प्रताप नाश्ता कर रहे थे तो पूरा परिवार उनके सामने आकर खड़ा हो गया। माहौल में तनाव था। भानु प्रताप समझ गए कि कुछ खिचड़ी पक रही है। बड़े बेटे ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। भानु प्रताप ने चाय का घूंट भरा और शांत भाव से पूछा, कहो, क्या बात है? बेटे ने कहा, पिताजी, हम सब आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं।
हमें डर है कि कल को अगर आपको कुछ हो गया तो समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे। वे कहेंगे कि हमने आपकी संपत्ति हड़प ली। इसलिए हमारी इज्जत के लिए और आपके मन की शांति के लिए हम चाहते हैं कि आप वसीयत लिख दें कि आपके बाद ये संदूकची और इसमें रखा सामान किसे मिलेगा। भानु प्रताप ने सबको एक एक करके देखा। उनकी आंखों में वही पुराना लालच तैर रहा था। भानु प्रताप ने संदूकची पर हाथ रखा और बोले, वसीयत? हाँ, वसीयत तो जरूर लिखी जाएगी और वो वसीयत इसी संदूकची के अंदर रखी जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबने एक साथ पूछा, क्या शर्त है? भानु प्रताप ने कहा, मैं अगले महीने की पूर्णिमा को एक बड़ा भोज रखूंगा। उस भोज में शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग, वकील और मेरे पुराने मित्र आएंगे। उसी भरी सभा में सबके सामने मैं इस संदूकची को खोलूंगा। उससे पहले न तो कोई वसीयत की बात करेगा और न ही इस संदूकची को हाथ लगाएगा। जो मेरी इस शर्त को मानेगा वही मेरा वारिस बनेगा और जो जल्दबाजी करेगा उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। परिवार वाले सन्न रह गए। एक महीने का इंतजार। लेकिन भरी सभा और वकील की बात सुनकर उन्हें तसल्ली भी हुई कि पिताजी जो भी करेंगे कानूनी तौर पर करेंगे। उन्हें लगा कि जीत उन्हीं की होगी। वे राजी हो गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भानु प्रताप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा नाटक रच दिया था। वे नहीं जानते थे कि उस पूर्णिमा की रात को क्या होने वाला है। भानु प्रताप ने अपनी जवानी की गलतियों को सुधारने के लिए, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा जाल बुना था जिसमें लालच के ये पंछी खुद ब खुद फंसते जा रहे थे। भानु प्रताप अपने कमरे में वापस आए। उन्होंने संदूकची को देखा और धीमे से बुदबुदाए, बस एक महीना और उसके बाद ये तमाशा खत्म। उसके बाद सत्य सबके सामने होगा। उन्होंने संदूकची को थपथपाया जैसे वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि उनका सबसे वफादार साथी हो। उस लोहे के बक्से में क्या था? ये अभी भी एक राज था, एक ऐसा राज जो कंचनपुर की नींव हिलाने वाला था। वो एक महीना भानु प्रताप के जीवन का सबसे विचित्र और शिक्षाप्रद महीना था। जिस घर में कभी उन्हें एक कप चाय के लिए तरसना पड़ता था, वहां अब दूध और बादाम की नदियां बह रही थी। ये सब उस एक बंद लोहे की संदूकची का कमाल था। भानु प्रताप ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे रहस्य और संभावना इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। स्वामी आत्मानंद के शिष्य आनंद गिरी की बात अक्षरशः सत्य साबित हो रही थी। दुनिया को सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया केवल उस भ्रम के पीछे भागती है जो उन्हें फायदा पहुंचा सके। इन 30 दिनों में भानु प्रताप ने राजाओं जैसा जीवन जिया। सुबह उनकी आंख खुलने से पहले ही उनके सिरहाने गर्मा गर्म चाय तैयार मिलती थी। नहाने के लिए पानी का तापमान बिल्कुल सही रखा जाता था। जो बेटे पहले ऑफिस जाने की जल्दी में पिता की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब वे जाने से पहले भानु प्रताप के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे और पूछते थे, बाबूजी, आज शाम को आपके लिए क्या लेते आए? जो बहुएं पहले ताने मारती थी, अब वे दिन भर उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। घर में अगर भानु प्रताप को जरा सी खांसी भी आ जाती तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता। ये वही खांसी थी जिसे पहले बुढ़े का नाटक कहा जाता था। लेकिन इस राजसी ठाट बाट के बीच भानु प्रताप का मन एक गहरे वैराग्य से भर गया था। वे जानते थे कि ये सेवा, ये आदर, ये प्रेम सब कुछ नकली है। ये भानु प्रताप के लिए नहीं बल्कि उस लोहे के बक्से के लिए है। वे अक्सर अकेले में उस संदूकची को देखते और सोचते कि काश मैंने अपनी जवानी में ये पाठ पढ़ लिया होता। काश मैंने जाना होता कि अपनी मुट्ठी हमेशा बंद रखनी चाहिए। जब मुट्ठी खुली होती है तो हाथ खाली दिखते हैं, लेकिन जब मुट्ठी बंद होती है तो लोगों को लगता है कि उसमें तकदीर की लकीरें कैद हैं। भानु प्रताप ने इस एक महीने में उन 3 बातों का मर्म गहराई से समझा जिन्हें गुप्त रखने की सलाह स्वामी जी ने दी थी। पहली बात, धन का रहस्य। अब उनके पास असल में धन नहीं था, लेकिन धन होने का नाटक था और उसी ने उन्हें सम्मान दिलाया था। दूसरी बात, घर के भेद। अब उन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली थी। वे बहुओं की बुराई पड़ोसियों से नहीं करते थे, बेटों की शिकायत रिश्तेदारों से नहीं करते थे।
इस चुप्पी ने घर की इज्जत को एक आवरण दे दिया था। बाहर वाले अब कहते थे कि भानु प्रताप का परिवार कितना संस्कारी है, देखो कैसे बुढ़ापे में पिता की सेवा कर रहे हैं, जबकि असलियत सिर्फ चार दीवारी के अंदर कैद थी। तीसरी बात, अपनी कमजोरी। भानु प्रताप ने अब अपना दुखड़ा रोना बंद कर दिया था। वे अब किसी के सामने लाचार नहीं बनते थे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास रहता था, और इसी आत्मविश्वास ने लोगों को झुका दिया था। धीरे धीरे पूर्णिमा का वो दिन नजदीक आ गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। घर में तैयारियों का शोर शुरू हो गया था। बेटों ने इस आयोजन को बहुत भव्य बनाने का फैसला किया था। उन्होंने सोचा कि जब पिताजी खजाना खोलेंगे और वसीयत करेंगे तो पूरा शहर गवाह होना चाहिए। उन्होंने शहर के सबसे बड़े हलवाई को बुलाया था। घर को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा था। टेंट और शामियाने लगाए जा रहे थे। बेटों के मन में लड्डू फूट रहे थे। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से रात में कहा, देखना, पिताजी के पास कम से कम 50-60 तोले सोना तो होगा ही। पुराने जमाने के लोग हैं, नोटों पर भरोसा नहीं करते, सोना ही रखते हैं। जैसे ही वसीयत मेरे नाम होगी, मैं सबसे पहले एक नई गाड़ी खरीदूंगा और हम सब घूमने चलेंगे। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम पिताजी के पास ही बैठे रहना। बड़े भैया बहुत चालाक हैं, कहीं वे मौका देखकर कोई कीमती चीज अपनी जेब में न रख ले। और हाँ, पिताजी से कह देना कि मुझे वो पुराना वाला हार चाहिए जिसके बारे में वे कभी बातें किया करते थे। लालच के ये हवाई किले इतने ऊंचे बन चुके थे कि किसी को जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। उधर पूरे कंचनपुर में इस भोज की चर्चा थी। हर कोई हैरान था कि जो भानु प्रताप कल तक दाने दाने को मोहताज था, वो आज इतना बड़ा भंडारा कैसे कर रहा है। सोहनलाल, वर्मा जी और शहर के तमाम बड़े व्यापारी इस रहस्य को जानने के लिए उतावले हो रहे थे। सबको लग रहा था कि भानु प्रताप ने कोई बहुत बड़ा खजाना खोज निकाला है। पूर्णिमा की सुबह हुई। सूरज की किरणें हवेली के आंगन में पड़ी। आज का दिन फैसले का दिन था। भानु प्रताप सुबह जल्दी उठ गए। उन्होंने स्नान किया और अपनी पुरानी संदूक से एक नई रेशमी धोती और कुर्ता निकाला जो उन्होंने सालों से नहीं पहना था। माथे पर चंदन का तिलक लगाया। आज आईने में उन्हें वो लाचार बूढ़ा नहीं, बल्कि एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दे रहा था। उन्होंने उस लोहे की संदूकची को उठाया। वो आज भी उतनी ही भारी थी। उन्होंने उसे अपने कमरे के बीचों बीच रखी एक मेज पर रख दिया और उसे एकटक देखने लगे। उन्होंने संदूकची पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, आज तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तुमने मुझे वो सम्मान दिया जो मेरे अपने खून ने नहीं दिया। आज दुनिया देखेगी कि एक बंद बक्से में कितनी ताकत होती है। दोपहर होते होते मेहमानों का आना शुरू हो गया। हवेली के बाहर गाड़ियों और स्कूटरों की कतार लग गई। सफेद कपड़ों में शहर के गणमान्य लोग, वकील साहब और पुराने दोस्त सब आ पहुंचे। सोहनलाल सबसे आगे की पंक्ति में बैठा था। उसकी नजरें बार बार अंदर के कमरे की तरफ जा रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर बाजी किसने मारी। शाम का वक्त मुकर्रर था संदूकची खोलने के लिए। जब सूरज ढलने लगा और चांद अपनी चांदनी बिखेरने लगा तो हवेली के बड़े हॉल में सभा जम गई। बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था जिस पर एक बड़ी सी कुर्सी रखी थी भानु प्रताप के लिए, और उसके सामने एक मेज थी जिस पर वो रहस्यमयी संदूकची रखी जानी थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव और रोमांच था। कानाफूसी का दौर चल रहा था। कोई कह रहा था, सुना है मुगलों के जमाने के सिक्के हैं। कोई कह रहा था, अरे नहीं, हीरे जवाहरात हैं जो इनके परदादा ने जमा किए थे। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। तभी बड़े बेटे ने ऐलान किया, देवियों और सज्जनों, हमारे पूजनीय पिताजी सेठ भानु प्रताप जी पधार रहे हैं। सबकी निगाहें सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। भानु प्रताप धीरे धीरे लेकिन सधी हुई चाल से नीचे उतर रहे थे। उनके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ से उन्होंने अपने पोते का हाथ थाम रखा था। उनके पीछे दो नौकर उस भारी लोहे की संदूकची को बड़ी सावधानी से उठाकर ला रहे थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। भानु प्रताप मंच पर पहुंचे और अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए।
नौकरों ने वो संदूकची उनके सामने मेज पर रख दी। भानु प्रताप ने एक नजर पूरे हॉल पर डाली। उन्होंने देखा कि उनके बेटे, बहुएं, सोहनलाल, वर्मा जी और वे तमाम लोग जो उनके बुरे वक्त में उन्हें छोड़कर चले गए थे, आज हाथ बांधे लालच भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। वकील साहब अपनी फाइल लेकर बगल में खड़े हो गए। उन्होंने माइक संभाला और कहा, आज सेठ भानु प्रताप जी अपनी वसीयत का ऐलान करेंगे और अपनी गुप्त संपत्ति का बंटवारा करेंगे। जैसा कि उन्होंने शर्त रखी थी, आज ये संदूकची सबके सामने खोली जाएगी। भानु प्रताप ने हाथ के इशारे से वकील को रोका और माइक अपनी ओर खींच लिया। उनकी आवाज में एक गजब की खनक थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्तेदारों और मेरे बच्चों, आप सब आज यहाँ इस उम्मीद में आए हैं कि इस लोहे के बक्से से कोई चमकती हुई चीज निकलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आप सब जानना चाहते हैं कि भानु प्रताप ने अपनी जवानी में ऐसा क्या गुप्त रखा था जो आज बुढ़ापे में उसके काम आया। उन्होंने एक पल का विराम लिया। सबकी सांसें अटकी हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवानी में मैंने बहुत गलतियां की। मैंने खुली किताब बनकर जिया। मैंने अपना धन, अपने घर के झगड़े और अपनी कमजोरियां आप सबके सामने परोस दी। नतीजा ये हुआ कि जब मेरा वक्त बुरा आया तो आप सबने मुझे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मेरे अपनों ने मुझे बोझ समझा, मेरे दोस्तों ने मुझे ठगा। लेकिन फिर मुझे एक संत मिले जिन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने मुझे बताया कि बुढ़ापे में अगर लाचार नहीं रहना चाहते तो अपनी मुट्ठी बंद रखना सीखो। भानु प्रताप ने अपने बेटों की ओर देखा। वे बेचैन हो रहे थे। उन्हें पिताजी का भाषण नहीं, संदूकची का माल चाहिए था। भानु प्रताप ने आगे कहा, बीते एक महीने में आप सबने मेरी जो सेवा की वो अद्भुत थी। मुझे पता है कि वो सेवा इस संदूकची के लिए थी, लेकिन फिर भी उस सेवा ने मुझे एक महीने के लिए ही सही एक राजा जैसा एहसास दिलाया। ये संदूकची मेरी रक्षक बनी। इसने मुझे वो कवच दिया जिससे मैं आप सबके लालच और अपमान से बच सका। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास दौलत है, बल्कि इसलिए कि आज मैं आपको वो सत्य देने जा रहा हूं जो दौलत से भी बड़ा है। सोहनलाल से रहा नहीं गया। वो अपनी सीट से थोड़ा उठा और बोला, भानु प्रताप भाई, पहेलियां बहुत हो गई, अब तो बता दो इसमें है क्या। हमारा सस्पेंस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरे हॉल में हंसी की एक हल्की लहर दौड़ गई, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। भानु प्रताप ने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। चाबी को हवा में लहराते हुए उन्होंने कहा, ये चाबी सिर्फ इस ताले की नहीं है, ये चाबी आपकी आंखों पर पड़ी पट्टी खोलने के लिए भी है। इस संदूकची में मेरी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई रखी है, वो कमाई जो मैंने अपनी जवानी में गंवा दी थी, लेकिन बुढ़ापे में वापस पाली। बेटों की धड़कनें तेज हो गई। बड़ा बेटा मन ही मन गणना कर रहा था कि अगर सोना निकला तो कैसे छिपाएगा और अगर नकदी निकली तो कैसे बैंक में जमा करेगा। बहू की नजरें संदूकची के ढक्कन पर गड़ी थी। भानु प्रताप ने कांपते हाथों से चाबी को ताले के छेद में डाला। खट की एक तेज आवाज हुई। ताला खुल गया था। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग अपनी कुर्सियों के किनारे पर आ गए। हर कोई गर्दन ऊंची करके देखने की कोशिश कर रहा था। भानु प्रताप ने ताला निकालकर मेज पर रखा। फिर उन्होंने संदूकची का भारी ढक्कन दोनों हाथों से पकड़ा। उन्होंने एक बार फिर अपने परिवार की ओर देखा। उन चेहरों पर भूख थी, प्यास थी, लालच था, लेकिन प्रेम कहीं नहीं था। भानु प्रताप ने एक गहरी सांस ली और ढक्कन को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। लोहे के कब्जों ने चरचराहट की आवाज की, जैसे वे भी किसी पुराने राज को बाहर आने से रोक रहे हों। ढक्कन पूरा खुल गया। भानु प्रताप ने अपना हाथ अंदर डाला। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबको उम्मीद थी कि सोने की चमक बाहर आएगी या हीरों की रोशनी दिखेगी, लेकिन संदूकची के अंदर से कोई रोशनी नहीं आई। भानु प्रताप ने अंदर से कुछ निकाला और उसे सबके सामने ऊपर हवा में उठा दिया। वो कोई सोने का हार नहीं था, वो कोई नोटों की गड्डी नहीं थी, वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए।
बेटों के चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। सोहनलाल मुंह खोले देखता रह गया। भानु प्रताप के हाथों में वह चीज थी जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई। वो कोई सोने की ईंट नहीं थी, नहीं वो हीरो का हार था। वो नदी किनारे मिलने वाला एक साधारण, बेडौल और काला पत्थर था। जी हाँ, एक भारी पत्थर। भानु प्रताप ने उस पत्थर को मेज पर रखा और संदूकची को पूरी तरह पलट दिया। धड़ धड़ की आवाज के साथ दर्जनों भारी पत्थर मेज पर गिर पड़े। उस लोहे की संदूकची में पत्थरों के सिवाय और कुछ भी नहीं था। हॉल में एक पल के लिए इतना गहरा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हो गई हो। फिर अचानक शोर मच गया। बड़े बेटे के मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि ये क्या भद्दा मजाक है। पिताजी, आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। सोहनलाल तो अपनी कुर्सी से उठकर हक्का बक्का खड़ा था। उसकी आंखों में वो लालच अब शर्मिंदगी और गुस्से में बदल रहा था। बहुएं, जो अभी कुछ पल पहले तक भानु प्रताप की आरती उतारने को तैयार थी, अब घृणा से मुंह बिचका रही थी। भानु प्रताप अपनी कुर्सी पर शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उन्होंने माइक को अपने पास खींचा और भारी आवाज में बोले, शांत हो जाइए, शोर मत मचाइए। ये धोखा नहीं है, ये एक आईना है जो मैं आज आप सबको दिखाना चाहता था। पूरा परिवार गुस्से में था, लेकिन भानु प्रताप की आवाज में आज ऐसी कड़क थी कि सब चुप हो गए। भानु प्रताप ने एक पत्थर उठाया और उसे दिखाते हुए कहा, पिछले 1 महीने से तुम सब इस पत्थर की पूजा कर रहे थे। तुम सब मेरे पैर नहीं दबा रहे थे। तुम इस पत्थर का वजन तौल रहे थे। तुम मुझे दूध और बादाम नहीं खिला रहे थे। तुम इस पत्थर को भोग लगा रहे थे। मुझे आज बहुत तरस आ रहा है तुम सब पर। एक पिता जब जिंदा था, हाड़ मांस का बना था, तब तुम्हें वो बोझ लगता था। लेकिन जब उसी पिता ने एक लोहे के बक्से में कुछ पत्थर भर दिए और उस पर ताला लगा दिया, तो वो तुम्हें भगवान लगने लगा। उन्होंने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, तुम वसीयत मांग रहे थे ना, यही मेरी वसीयत है। ये पत्थर गवाह है कि इस दुनिया में इंसान की कीमत नहीं होती, कीमत उसकी जेब की होती है। जब तक तुम्हें लग रहा था कि इस बक्से में खजाना है, मैं तुम्हारे लिए पूजनीय था। जैसे ही पता चला कि इसमें पत्थर है, तुम्हारी नजरों में मेरा सम्मान भी पत्थर हो गया। भानु प्रताप खड़े हो गए। उन्होंने सोहनलाल की ओर देखा और कहा, सोहनलाल, तुम जानना चाहते थे ना कि वो कौन सा राज है जो मैंने अपनी जवानी में नहीं जाना और अब जान गया हूं। वो राज ये है कि दुनिया को कभी अपनी खाली जेब मत दिखाओ। अगर मैंने ये संदूकची खुली रखी होती तो क्या तुम मुझे इज्जत देते? नहीं, मैंने इसे बंद रखा, इसमें रहस्य भरा, और उसी रहस्य ने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए अपनी अंतिम बात कही, जो इस पूरी कथा का सार थी। दोस्तों, आज मैं आपको जीवन का वो कड़वा सच बताकर जा रहा हूं, जिसे अगर आप जवानी में समझ लें तो बुढ़ापा कभी लाचार नहीं होगा। मैंने 3 गलतियां की थी। पहली, मैंने अपनी दौलत का प्रदर्शन किया। याद रखना, जब तुम्हारे पास धन हो तो उसे गुप्त रखो ताकि नजर न लगे, और जब धन न हो तब तो उसे और भी गुप्त रखो ताकि दुनिया तुम्हें कमजोर समझकर कुचल न दे। अपनी गरीबी का रोना कभी मत रोना, वरना लोग तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। दूसरी गलती, मैंने अपने घर के झगड़े जग जाहिर किए। जिस घर की बातें बाहर जाती है, उस घर की इज्जत चौराहे पर नीलाम हो जाती है। अपने परिवार के भेद, अपनी पत्नी और बच्चों की कमियां कभी दोस्तों को मत बताओ। वे मजे लेंगे और फिर उसी जानकारी से तुम्हें तोड़ेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, मैंने अपनी कमजोरी और अपना अपमान सबको बताया। कभी भी, किसी भी हाल में अपनी बेबसी का तमाशा मत बनने देना। अगर तुम खुद को बेचारा दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें बेचारा ही बना देगी। भानु प्रताप ने एक लिफाफा जेब से निकाला और मेज पर रख दिया। उन्होंने कहा, इस लिफाफे में इस हवेली के कागज हैं। मैं ये हवेली तुम लोगों के नाम करता हूं। वैसे भी ये हवेली अब ईंट पत्थर के मकान से ज्यादा कुछ नहीं बची है, क्योंकि इसमें से रिश्ते कब के मर चुके हैं। मैं जा रहा हूं। बड़े बेटे ने हड़बड़ाकर पूछा, आप कहां जा रहे हैं पिताजी? और ये सब नाटक क्यों किया?
भानु प्रताप ने अपनी लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़ गए। उन्होंने मुड़कर कहा, यह नाटक नहीं था, ये मेरी जिंदगी का आखिरी पाठ था। मैं अब वानप्रस्थ के लिए जा रहा हूं। हरिद्वार के किसी आश्रम में रहूंगा। वहां मुझे कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि वहां लोग पत्थर को भगवान मानकर पूजते हैं, लेकिन यहां इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मारते हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान है जो मैंने इस 1 महीने में वापस कमाया है। इतना कहकर भानु प्रताप हॉल से बाहर निकल गए। पीछे सन्नाटा था। मेज पर पड़े वे काले पत्थर अब उन बेटों और बहुओं को घूर रहे थे। वे पत्थर अब उन्हें जीवन भर याद दिलाने वाले थे कि उनका लालच उनके पिता के प्रेम से ज्यादा भारी था। सोहनलाल और बाकी मेहमान सिर झुकाए खड़े थे। भानु प्रताप खाली हाथ आए थे, लेकिन आज वे सबसे अमीर होकर जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मोह का त्याग कर दिया था। भानु प्रताप हवेली के गेट से बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी चाल में अब लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुक्ति थी। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन का असली खजाना संदूकची में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। उन्होंने जवानी में अपनी जुबान खोलकर सब गवाया था, लेकिन बुढ़ापे में अपनी मुट्ठी बंद करके उन्होंने अपना स्वाभिमान बचा लिया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये आपके जीवन में शुरू होती है। भानु प्रताप तो चले गए, लेकिन वो लोहे की संदूकची और वे पत्थर आज भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आप भी खुली किताब बनकर जी रहे हैं? याद रखिएगा, ये दुनिया रहस्य को सलाम करती है, उपलब्धता को नहीं। अपनी 3 बातें, धन, घर के भेद और अपनी कमजोरी, हमेशा गुप्त रखें। यही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। दोस्तों, सेठ भानु प्रताप की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज का एक कड़वा सच है। इस कहानी ने अगर आपकी रूह को झकझोरा है, अगर आपको लगता है कि भानु प्रताप ने अंत में जो किया वो सही था, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप भानु प्रताप की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उन पत्थरों को अपनी विरासत मानते या अपनी गलती का प्रायश्चित करते? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिसे आप ये सीख देना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी बातें गुप्त रखें।